गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज के इस चैप्टर में उसका पूरा रिव्यू मैं आपको बताने जा रही हूँ। रिव्यू के अंदर आपको ये देखना है कि अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े और किस किस तरीके से उसको आपको लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो स्टार्टिंग में तो अपने देखा था यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री के क्या यूजेस होते हैं। देन हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में देखो अपना जो याद करने वाला टॉपिक आता है वो सबसे पहले आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर अपने ये देखा था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अपन जो भी कोई रीडिंग लेते हैं उसके अंदर कम्प्लीटली 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्वालिटी से मतलब ये होता है कि किस क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है, किस प्योरिटी के साथ वो रीड करता है उस चीज़ को। ठीक है, फिर उसके अंदर अपन ने कई सारी चीज़ें देखी थी। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। तो एक्यूरेट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यूज़ विच आर नियरेस्ट टू ईच अदर एंड ऑल्सो क्लोजेस्ट टू द फाइनल रिजल्ट, जो एक दूसरे के भी क्लोज हो प्लस फाइनल रिजल्ट के भी क्लोज हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। प्रीसीजन वो होती है जो आपस में तो क्लोज होती है, बट जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके एकदम क्लोज होती है, जबकि प्रीसीजन जो होती है वो क्लोजेस्ट टू ईच अदर होती है और फाइनल रिजल्ट के भी क्लोज होती है। ये वैल्यू जो होती है एक दूसरे की तो क्लोज होगी लेकिन फाइनल रिजल्ट के क्लोज नहीं होती है एक्यूरेट वैल्यू। ध्यान रखना, सेकंड कॉन्सेप्ट सही है। अब देखो उसके बाद में अपन ने देखे थे इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन। डायमेंशन एनालिसिस के अंदर अपन ने क्या देखा था, डायमेंशन एनालिसिस का मतलब ये होता है कैलकुलेशंस के टाइम में जो भी कोई डाटा अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेम यूनिट। if they are present in different units then we have to maintain the units of that give that units, कि अपन को अगर अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स दे रखी है तो अपन को उनकी क्या करनी पड़ेगी, यूनिट मेंटेन करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस जो होती है मेंटेन करने की उसको बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। उसके अंदर कई सारी यूनिट्स आती है, जैसे मास की है, लेंथ की है, इसके अलावा टाइम वगैरह की है, ये यूनिट आती है। डायमेंशन एनालिसिस के अंदर ये होता है कि यूनिट को मेज़र किस किस तरीके से करते हैं। तो 3 सिस्टम होते हैं, CGS सिस्टम होता है, MKS होता है, FPS सिस्टम होता है। CGS, MKS और FPS। CGS सिस्टम जो होता है वो होता है लेंथ मास टाइम के हिसाब से, जिसमें सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के अंदर प्रेजेंट होती है। MKS सिस्टम में क्या होती है, मीटर किलोग्राम और सेकंड में प्रेजेंट होती है। और FPS जो सिस्टम होता है उसमें लेंथ फुट में होता है, मास पाउंड में होता है, टाइम किस में होता है, सेकेंड में होता है। जो इंटरनेशनल यूनिट है उसको अपन बोलते हैं ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट ये कहती है कि जो यूनिट्स होती है वो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट 7 होती है। फंडामेंटल यूनिट 7 को उन्होंने क्लासीफाई किया है, जिसमें लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, यही बोल रही हूँ, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। आपको याद रखना है बेसिक यूनिट्स होती है 7। लेंथ ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, मास किलोग्राम में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। यानी कि लेंथ की जो अगर आपसे पूछे ऐसा यूनिट क्या होती है तो मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, इंटेंसिटी की कैंडेला और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग मोल में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में अपन ने देखे, ये आप देखेंगे खुद, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, क्या रिलेशन आप में मास में है, टाइम में है। फिर आप लोगों की कुछ डेफिनेशंस आई हैं कि अपन यूनिट ऑफ लेंथ किसको बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ लेंथ में अपन ये देखा था कि जो वैक्यूम के अंदर है ना, वैक्यूम के अंदर जो टाइम, कितना टाइम, 1/299792458 इतनी सेकंड के अंदर कोई भी जो वेव होती है वो वैक्यूम के अंदर कितना लाइट है ना, जो कितना पाथ क्रॉस कर पाती है, कितना पाथ जो होती है वो क्रॉस कर पाती है, उसकी लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, 1 मीटर लेंथ बोलते हैं। इसी तरीके से टाइम था, तो जो टाइम था वो क्या है, टाइम के अंदर क्या होती है, टाइम की डेफिनेशन है इसकी, CGM एटम के ग्राउंड स्टेट में एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए जो अपन को टाइम पीरियड चाहिएगा उसको अपन 1 सेकेंड बोलते हैं। टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर केल्विन के अंदर मेज़र करना, ये इसके लिए मैंने बताया था 273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, जबकि 273.15 लोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस की आपको डेफिनेशन याद रखनी है एज इट इज़।
डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर आपको वॉल्यूम के कुछ रिलेशंस आए थे। वॉल्यूम रिलेशंस में अपन क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम रिलेशन में आपको ये देखना है मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर वाला। तो उसके अंदर लास्ट में आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, जबकि 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है ना, 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 1 ml होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, फिर ये कुछ कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल है। इसके बाद में डेंसिटी पढ़ा है, देन आपने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी। इसके बाद में देखो टेम्परेचर, यहाँ से भी पूछते हैं। टेम्परेचर को मेज़र करने की 3 यूनिट्स होती है, एक होती है फ़ारेनहाइट, दूसरी होती है डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा होता है केल्विन। फ़ारेनहाइट को अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन करना है तो आपको लिखना 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है केल्विन में कन्वर्जन करना है तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में 273.158 करना है। ठीक है, उसके बाद में मैटर था, प्योर इम्प्योर फॉर्म। इसमें 2 डेफिनेशन आएंगी एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। कंपाउंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स बट प्रेजेंट इन द डेफिनेट रेशियो। अलग अलग एटम्स का कॉम्बिनेशन है लेकिन उनका रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजीनियस में कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, पार्शियली सोल्यूबल होता है, कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है। जीनियस जो होता है वो कम्प्लीटली स्टेबल होता है, जबकि हेट्रोजीनियस होता है वो पार्शियली स्टेबल होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आते हैं अगले। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला मास कन्वर्जन है, जिसमें आपको ये रखना है कि मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट नेवर चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, यही बोला है। इसके अंदर मास कांस्टेंट रहेगा। दूसरा जो है वो आया है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये है कि किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो एलिमेंटल रेशियो होता है वो फिक्स होता है। इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड को आप एक मेथड से बनाओ या एक से ज़्यादा मेथड से बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक आपने जो CO2 का फॉर्मेशन इससे किया है तो भी कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 में प्रेजेंट है, दूसरे मेथड से भी प्रिपेयर किया है तो भी कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये होता है कि जब 2 एलिमेंट मिलकर के बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, इस तरीके से जब 2 एलिमेंट मिलकर के बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एक एलिमेंट फिक्स रेशियो में होता है और दूसरा एलिमेंट जो होगा मल्टीपल रेशियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तो डेफिनेट रेशियो में होता है, दूसरा किस में होता है, मल्टीपल रेशियो के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे अपने लिखा है CO2 तो इसमें 12:16 है, अगले में भी 12:32 है, तो 12 और 12 यानी कार्बन की वैल्यू कांस्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन 16 का डबल कितना हो गया, 32। सिमिलरली नाइट्रोजन के अंदर अपने देखे थे तो सब में नाइट्रोजन का रेशियो तो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन 16 का डबल 32, देन 48, देन 64, देन 80 है ना, 16 का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरीके से। नेक्स्ट जो रूल था वो था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन लॉ। ये जो रूल है वो ये कह रहा है कि जब 2 एलिमेंट, सुनना इस बात को, कॉन्सेप्ट क्या है, जब 2 एलिमेंट मिलकर के किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 एलिमेंट मिलकर के किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनसे बनने वाला जो कंपाउंड होगा और इनके अलग अलग एलिमेंट से जो बनने वाला कंपाउंड है, दोनों के मिलने से बनने वाला कंपाउंड प्लस दोनों के डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होने पर जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो या तो सेम रेशियो में होंगे या मल्टीपल में होंगे या फिर उसके रेसिप्रोकल में होंगे, लेकिन होते किसमें, सिंपल रेशियो में होते हैं। 1:2, 1:2 सेम रेशियो, 1:2, 1:4 मल्टीपल में प्रेजेंट हो गया, एक तो कांस्टेंट है, 2 का डबल 4 हो गया। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसकी। इसमें भी 1:2 है, 1:2 है, यानी सेम रेशियो में भी हो सकते हैं, ये अपन ने देखा है।
तो इसके अंदर ये होगा, दो एलिमेंट्स का जब भी कॉम्बिनेशन हो रहा है तो या तो वो सेम रेशो में होंगे या फिर उसके मल्टीपल होंगे, अदरवाइज उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आया था वो आया था गेलुसेक लो। गेलुसेक जो लो है वो वॉल्यूम के लिए आया है। ये सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए लगता है। गैसियस मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि जब गैसेस को अपन आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमेशा सिंपल रेशियो के अंदर उनके वॉल्यूम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। जैसे वन वॉल्यूम रिएक्शन कर रहा है तो ये इसके 2 रेशो में बन रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका एडिशनल रेशो हो, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता जैसे 3/2 हो गया, मिलने वाले जो वॉल्यूम है उसका हाफ हो गया, इस तरीके से नहीं होगा। वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपल रेशो के अंदर प्रेजेंट होगा। कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे इसका वन वॉल्यूम रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैलून था, दूसरा था, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का वॉल्यूम के सबके इक्वल होते हैं। सिमिलरली इसमें इसका वन वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, जब इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करता है देन इट फॉर्म द 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। लेकिन है किसमें, सिंपल रेशो में, 1:3:2। ठीक है। अवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस ने एक क्या किया था, एक नंबर प्रपोज किया था Na इज द अवोगाद्रो नंबर विच टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 1 मोल सब्सटेंस, दैट इज 6.023 × 10⁻23 एटम्स ग्राम पर मोल। कि एक जो मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें 6.023 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग यही था। फिर इसने क्या करी थी, अपने अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस दी थी, लाइक एटम की, मॉलिक्यूल की। तो एटम के लिए तो डिफाइन यही किया था कि रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला सब्सटेंस होता है और सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है, और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है। इसके आगे आपने कम्प्लीटली पीछे के लेक्चर में देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर होगा उसमें, तब उसको आराम से देख सकते हो। ये इस चैप्टर का सिर्फ रिव्यू है, और फाइनल अपने चैप्टर बहुत स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को पढ़ा है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाए तो मैंने इसको रिपीट करने की ट्राई किया है। मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। डॉल्टन्स थ्योरी क्या थी, डॉल्टन्स थ्योरी के 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। डॉल्टन्स थ्योरी ये बताती है कि एटम इज़ द अनडिवाइडेबल यूनिट, है ना, छोटी यूनिट होती है। एटम जो होती है एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिवाइडेबल यूनिट होती है। कहने का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। पहली दूसरी बात इसने ये बोला था कि सेम जो एलिमेंट होता है उसके सारे एटम्स सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट दी थी, सेम के सेम, डिफरेंट के डिफरेंट। थर्ड इसने ये दी थी कि एलिमेंट्स, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। एक से ज़्यादा एलिमेंट जब एक डेफिनेट रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगली इसने एक कंसेप्ट दी थी कि एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस के टाइम में न तो बनते हैं न ही क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। एटम्स का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, सिर्फ उनमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। और लास्ट ये होती है कि केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करने वाली बेस यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये डॉल्टन कॉन्सेप्ट थी। ठीक है। इसके अंदर लिमिटेशन क्या रह गई, लिमिटेशन ये रह गई कि उसने ये कहा था कि सेम के एटम सेम और डिफरेंट के डिफरेंट। तो सेम एलिमेंट के एटम सेम नहीं होते आइसोटोप बनने की वजह से। जैसे 1H1 1H2, H2 एटम है, H और H, लेकिन दोनों सेम नहीं है क्योंकि एक का वेट 1 है, एक का 2 है। डिफरेंट एटम्स डिफरेंट होंगे लेकिन कभी कभी सेम हो सकते हैं आइसोबार। जैसे कैल्शियम का भी मास 40 है, आर्गन का भी मास 40 है। ठीक है ना। फिर ये आती है कि ये तो बताता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, पर जो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उसको एक्सप्लेन नहीं करता ही। नेक्स्ट जो होते हैं ये कंपाउंड फॉर्मेशन की जो फिनोमिना होता है, बॉन्डिंग किस तरीके से होती है उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए थ्योरी क्या हो गई, ड्रॉप आउट हो गई। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको वेट करना है। तो जब यूनिटी बहुत छोटी है इसका मतलब उसका वेट करना भी क्या हो जाएगा, एक टिपिकल काम हो जाएगा। इसलिए एटम का जो मास है वो डायरेक्टली अपन क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उसको किसी भी रेस्पेक्ट के साथ में या किसी भी रेफरेंस एटम के साथ में ऐड करके उसका मास किया जाता है। तो इसके लिए रेफरेंस एटम पहले हाइड्रोजन को लिया था, लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये मेथड नहीं चल पाया।
फिर ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते, इसलिए इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया कि इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार जब मेज़र किया तो ऑक्सीजन 16 एटम आया, कई बार ऑक्सीजन 18 आया, इस तरीके से। लास्ट में कार्बन जो एटम है उसको एज ए स्टैंडर्ड एटम लिया है। कार्बन का मास हमेशा कितना मेज़र किया है, 12, कि कोई भी एटम का मास उतना होगा जो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हैवी होगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास इक्वल्स होता है मास ऑफ गिवन एटम अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। ये एक डेफिनेशन होती है किसकी, एटॉमिक मास की। हमेशा आज भी स्टैंडर्ड कौन है, कार्बन 12 ही है। फिर आपने जो एटम का जो मास होता है उसको डिफाइन करने की एक जो यूनिट है वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर कैपिटल U यूनिफाइड मास भी ले सकते हो। AMU से मतलब होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, जिसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6.02 × 23। इसलिए या फिर आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो एक एटम का जो मास होता है वही क्या होता है, AMU होता है। एक एटम का मास ही क्या होता है, एक AMU होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम का मास निकालना चाह रहे हो तो ये क्या है, गिवन एटम है, और ये क्या है, AMU की वैल्यू है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो हाइड्रोजन एटम का मास 1.00 अप्रॉक्स कितना आया है, 1 आया है। तो आप AMU को डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि एक एटम का जो मास आता है वही क्या होता है, AMU होती है, ठीक है। एवरेज मास का मतलब ये होता है कि कई सारे आइसोटॉप प्रेजेंट है तो किस तरीके से लिखेंगे। जैसे क्लोरीन का 35 भी प्रेजेंट होता है नेचर में, क्लोरीन का 37 भी प्रेजेंट होता है। 35 इस रेशो में प्रेजेंट है, 37 इसमें, तो किस तरीके से यूज़ करें, तो इसका क्या करेंगे, जो 75% है उसका मास है 35, जो 25% है उसका मास है 37, एवरेज निकाल करके क्लोरीन का कितना काम में लेते हैं, 35.5 काम में लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास से मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का मास, कार्बन का हाइड्रोजन का दोनों का सम कर दिया, इस मॉलिक्यूल का मास आ गया, वही क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन एटम्स के मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको हर एक एटम का मास याद रखना है। जैसे आपके पास कोई भी एटम आ गया NaCl, तो आपको यहाँ से देखना है Na, और इसके बाद में आपको यहाँ से देखना है Cl। लाइक आपके पास में आ गया H2O, तो यहाँ से आपको देखना है H, और यहाँ से देखना है ऑक्सीजन, ठीक है ना। जैसे आ गया MgCl2 तो मैग्नीशियम, देन आपको देखना है क्लोरीन। जैसे आ गया NH3 तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। तो मास को याद रखेंगे, देन उसको आप क्या करेंगे आगे, उन फॉर्मूले जो भी आएंगे आप लोगों के, उसको आप अप्लाई करके देख सकते हो। इसके बाद में आता है मास परसेंटेज या मास कंपोजिशन। मास परसेंटेज या मास कंपोजिशन का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास में एक फॉर्मूला दे रखा है CH4, इसमें अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि कार्बन का कितना परसेंट है, तो मुझे पहले तो इसका टोटल मास पता होना चाहिए, फिर मुझे पता होना चाहिए कि कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है। तो इसका टोटल मास है 12 + 4, क्योंकि 12 कार्बन का है, एक हाइड्रोजन के लिए एक होता है, तो 4 के लिए 4, टोटल मिलके 16। उस 16 में से 12 किसका है, कार्बन का। तो जिसका पूछा उसका ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई 100 तो परसेंट ऑफ कार्बन, इसी तरीके से परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली इसमें C6H12O6 पहले मास निकालें, फिर कार्बन का कितना है, तो 72, कितने में से, 180 में से, मल्टीप्लाई 100, देन इसका परसेंट, देन हाइड्रोजन का, देन ऑक्सीजन का। फिर आती है अपने पास में एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला दे रखा है उसका जो सिंपल रेशियो होता है उसको आप क्या बोलते हो, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हो। और जो रियल फार्मूला होता है उसको आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हो। और रियल फार्मूला तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और रियल कंपाउंड के अंदर जो भी कॉमन डाटा होता है उसको इरेज करके जो सिंपल रेशियो प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। फिर इसका एक न्यूमेरिकल देखा अपन ने कि किस तरीके से अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस देखिए, जिसके अंदर आपको याद रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हमेशा किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ नंबर होता है जो उसकी अमाउंट को डिफाइन करता है, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों की लिमिटिंग रिएजेंट है, जो लीस्ट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, रिएक्शन की जो प्रोसेस होता है उसको डिसाइड करता है, रिएक्शन के टाइम में टोटली कंज्यूम हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हो, ठीक है।
उसके बाद में क्या आती है, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद में आपकी आती हैं ये कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं जो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर ही देखी हैं। मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज है। इस तरीके से अपने पूरा चैप्टर जो है उसका एक बार रिव्यू देखा है। ये लास्ट चैप्टर आप लोगों के अभी भी रिव्यू करवाया है, इसलिए मैंने इसको रिपीट नहीं किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक एक वीडियोज़ आप देखें ताकि आप लोगों को समझ आएगी। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।